Hello everyone, welcome to Bureaucracy IAS Military and Police Academy, and we have notified you earlier that we are going to start our crash course on polity and this is the first lecture of that series जिसमें हम लोग आपको यहाँ पे कि how the Constitution of India has molded या जैसे हमने इसको बनाया हुआ है the various provisions जो हमारे किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन में आए हुए हैं। तो इसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे वीडियो से, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये बैकग्राउंड क्या था, कि ये कहाँ से पिक्चर आई है, हमारी ज़रूरत कैसे पड़ी। जो हमारा सबसे पहला 1773 का हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो वो कैसे पिक्चर में आया। तो देखिए सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर जो है इसने मेजर रोल प्ले करा है। इट हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंस इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि इसी की वजह से हमारा मेन यहाँ पे इस वाले इवेंट ने डिसाइड किया था कि चीज़ें कैसे चलने वाली हैं। क्योंकि यहाँ से हमें क्या हुआ था, एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पे साइन हुई थी, जिसकी वजह से हमने बात करी कि हमें दीवानी राइट्स मिल गए थे। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं और यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ड्यूअल सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे आपकी द्वितीय प्रणाली शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा था कि हमने दो तरीके से फंक्शंस को डिवाइड कर दिया था। अब दो फंक्शंस कौन कौन से थे, एक हमारा दीवानी फंक्शंस जिसको हम बोलते हैं और दूसरा हम निजामत फंक्शंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप अपने हिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा। दीवानी फंक्शंस का मतलब होता है कि कलेक्टिंग रेवेन्यू। निजामत फंक्शंस होता है कि यहाँ पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखेंगे। तो इसकी वजह से, इस बैटल की वजह से हमने यहाँ पर आप बात करेंगे कि क्या रॉबर्ट क्लाइव जो हैं ही इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिन्होंने इसमें क्या कर रहा था कि यहाँ पर अपने पापट बिठाने शुरू कर दिए थे और उन्होंने यहाँ पे कलेक्टिंग रेवेन्यूज को अपने अंडर ले लिया था एंड निजामत फंक्शंस के लिए उन्होंने अलग यहाँ पे सूबेदार रखे हुए थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू कर दिया था। क्योंकि आप कह सकते हैं कि ना तो यहाँ पे जो एम्परर है या क्राउन है और ना ही यहाँ पे कंपनी, दोनों ही जने यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ओनली द मेन बोल सकते हैं द मेन इवेंट जिसके ऊपर वो नजर रख रहे थे वो ये था कि वो कलेक्शन ऑफ रिवेन्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, लोगों का शोषण होना बहुत शुरू हो गया था। अब यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज खत्म होते हुए दिख रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला एक्ट जो है हमारा। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पे एक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे दो तरीके से हमने एक्ट्स को डिवाइड करा हुआ है। दो तरीके से कैसे, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा था कि क्या कंपनी रूल पहले चलता है। कंपनी रूल यानी कि यहाँ पर अभी भी जो है आप कह सकते हैं डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस वो कंपनी का ही है। हाउएवर जब हम रेगुलेटरी एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग ऑफ द कंपनी जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो थी वहां पे उसके अंदर लेना शुरू कर दिया था। कुछ यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे या फिर आप कह सकते हैं जो प्रोविजंस वहाँ पे दिए जा रहे थे कि आपको ऐसे वर्क करना है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रेगुलेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी मेन जो रूल था वो कंपनी का चल रहा था। और उसके अंडर हमने बाद में जब हमारा 1857 का फर्स्ट रिवोल्ट होता है, जिसको हम कहीं जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जिनको हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई भी बोलते हैं, तो जहाँ से उसके बाद से हमें कुछ अलग एक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो हमारा हम यहाँ पे डायरेक्ट क्राउन रूल के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कंपनी रूल के अंदर कितने एक्ट्स हमें आए, मेजर हमें एक्ट्स पढ़ने हैं। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, आपने पढ़े भी होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम जिसको बोलते हैं 1781, इसको अमेंडिंग एक्ट भी बोला जाता है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 एंड फिर हम बात करेंगे क्राउन रूल की, जिसमें हमने फिर बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहना शुरू करा 1858 का। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द लास्ट वन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से ही हमने डायरेक्ट फीचर्स जो हैं जो हमारे अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे। इस वाली वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसके अगर हम डायरेक्टली एक साथ यहाँ पे सारे
एक्ट्स अगर हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज कोशिश करेंगे कि कंपनी रूल के जितने भी एक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि उनके कामों के ऊपर नियंत्रण करना शुरू किया था। इसी वजह से इस एक्ट का नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया था। अब इसमें मेन फीचर्स क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये, इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सबसे पहला और मेजर काम ये किया गया था कि जो डेजिग्नेशन, अच्छा पहले एक चीज़ और बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट से हमारा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि केंद्रीयकरण का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी कंपनी के अफेयर्स थे उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल और रेगुलेट करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सबसे पहली बार कि हमारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी कुछ होने चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इससे पहले क्या चल रहा था हमारा, कि यहाँ पे डुअल सिस्टम स्टार्ट कर दिया था लॉर्ड क्लाइव ने, कि क्या, एक तो आपके निजामत फंक्शंस और आपके दूसरे दीवानी फंक्शंस, उनको डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने ये देखा था कि हमारे कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी या फिर पॉलिटिकल फंक्शंस भी होने चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे मेजर चीज कि यहाँ पे इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सबसे पहला स्टेप जो है यही हमारा सेंट्रलाइजेशन को दिखाता है कि क्या गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था या उनको डेजिग्नेट किया जा रहा था। ये क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे ये हमने जो सेकंड पॉइंट है ये इसका रीजन बताएगा, क्योंकि जो बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी दे वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि अब बॉम्बे एंड मद्रास जो पहले एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थे, किसके, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये एक दूसरे के सारे इंडिपेंडेंट थे। लेकिन अब इस एक्ट के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा सेंट्रलाइज करना शुरू किया पावर को, तो हमने कहा कि बॉम्बे एंड मद्रास अब बंगाल के नीचे रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे उनको, अगर हम उनको गवर्नर बोलते हैं तो कुछ हमें एक ऊपर पावर देने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने इनका नाम ही क्या रखना शुरू करा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसकी वजह से हमने बोला कि ये दो स्टेट्स इसके क्या रहेंगे, सबऑर्डिनेट रहेंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है उनके लिए ये बोला गया कि देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, जिसमें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल फंक्शंस हैं या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे वर्क करने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होनी चाहिए, तो वो उसका वर्क करेंगे। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली थी, क्योंकि इसको रेगुलेटिंग भी बोला जा रहा है, तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे मना करी थी कि क्या, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पे कि कंपनी जो थी वो लॉस में चल रही थी, लेकिन जितने भी यहाँ पे कंपनी के जितने भी आप कह सकते हैं ओनर थे या कंपनी में जितने भी वर्कर्स थे दे वर गेटिंग रिच। तो इसकी वजह से ये बोला गया था कि जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है उसको खत्म करना है, प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट जो हम लोगों से लेते हैं उसको प्रोहिबिट करना है। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे जितने भी हमारे लोकल लोग हैं उनसे हम ये सब चीजें लेना खत्म करेंगे। मतलब हम ये प्राइवेट ट्रेड के नाम पर या गिफ्ट के नाम पर हम लोगों का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उसको हमने धीरे धीरे खत्म करना है। और इसी तरीके से इसने स्ट्रेंथन करा क्या, कंट्रोल, यानी कि इसने कंट्रोल बढ़ाया किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, बाय मेकिंग अ बॉडी, कौन सी बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ओवर कंपनी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये एक तरीके की आप कह सकते हैं कि गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जो रिपोर्ट करेगी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में जो इंडिया में चल रहे हैं, कहाँ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक फीचर्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट को जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्ट जो आता है, अब क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है, एक सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कर दिया है कलकत्ता में, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, जो कलकत्ता में हमारे सबसे पहले चीफ जस्टिस जो थे वो कहीं आपका आ सकता है किसी एग्जाम में कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस जो कलकत्ता में बैठे थे, तो सर एलिजा इम्फी, आप इनका नाम रखेंगे, नाम याद रखेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट,
उत्तराखंड ऑनलाइन पेड कोर्स में आपका स्वागत है। यह कोर्स आयोग द्वारा ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं को कवर करेगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, जो लगभग 45 ज़्यादा वीडियो होंगे। इसके अतिरिक्त हैंड रिटन नोट्स, जिसको क्लासरूम नोट्स कहा जाता है, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज़ के भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अधिकतम 1000 लगभग प्रश्नों की संख्या रखेंगे। और इसके अतिरिक्त हम संस्थान के द्वारा एक विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा डाउट सेशन रखने का, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ने या उत्तराखंड की परीक्षाओं को तैयारी करने में जो सबसे छात्रों के उनमें प्रश्नों के ऊपर से डाउट रखते हैं, या हम जो क्लास नोट्स के डाउट हो गए या वीडियो में बना रहे हैं, या जो टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी उसमें जितने डाउट होंगे उसको हम अलग से डाउट सेशन के टाइटल से उसमें डिस्कस किया जाएगा। यह कोर्स परीक्षाओं में आपको जो आने वाले एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम में आपको 75 से लेकर 80% प्रश्नों को कवर करेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस कोर्स पर 50% डिस्काउंट या 50% की छूट दी जा रही है, जो कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर के अंतर्गत रखा गया है। जो कोई स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो हम आने वाले परीक्षाओं को देखते हुए उत्तराखंड के जितने छात्र हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथ हम मिलते हैं अपने उत्तराखंड के ऑनलाइन पेड कोर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अच्छा, इसको अमेंडिंग एक्ट क्यों बोला जा रहा है, या फिर हम इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने क्या करा था, यहाँ पे फॉर्मेशन करा था किसका, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एंड दूसरा सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता पे। अब क्या हो रहा था यहाँ पे, देयर वाज क्लैश, कि यहाँ पे जो दो पावर्स थी उनके बीच में क्लैश होना शुरू कर दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर अपना यहाँ पे जुरिस्डिक्शन देगा। इसी वजह से ये जो 1781 का एक्ट आया था, तो उसने उस लूप होल को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करी, और उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इट सेपरेटेड द सब्जेक्ट्स ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने आज के कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन से वाले, आर्टिकल 50 के साथ, जो बोलता है कि दैट देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव इन द DPSPs, राइट। तो ये चीज वहां से निकली हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जुरिस्डिक्शन दोनों के क्लैश कर जा रहे थे, कौन किसके ऊपर जुरिस्डिक्शन देगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैटर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहे थे, तो इसलिए ये हमें लेकर के आना पड़ा। फिर यहाँ पे ये बोला गया कि रेवेन्यू मैटर्स जो होंगे वो एक्सक्लूड कर जाएंगे किसके, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, यानी कि उसके ऊपर रेवेन्यू मैटर्स जो भी रहेगा वो आपका किसका रहेगा, आपका गवर्नर जनरल के अंडर काम करेगा। और ये बोला गया था कि यहाँ पे जितने भी हमने जो कोड बनाया है, तो जितने भी यहाँ पे अगर आपके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई भी केस आता है, तो उनके पर्सनल रूल्स के या पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग, जिसको हम हिंदू कोड बोल सकते हैं या मुस्लिम कोड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो वर्क करेगा, यानी कि अलग से कोई लॉज ना लेकर के जो उनके पहले से ही इस्टेब्लिश लॉज थे उनके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रूलिंग्स देगा। और ये बोला गया था कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अपील्स जो थी प्रोविंशियल कोर्ट्स में, वो आपके कैलकाटा कोर्ट में ना जाकर के अभी भी किसके पास जाएंगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएंगी, जो उसके द्वारा जो भी अपील के द्वारा कोई भी केस आया है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो दीज आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसके बाद आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे देखेंगे कि क्या सबसे पहला जो फंक्शन था हमारा, कि यहाँ पे कॉमर्शियल फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शंस की स्पेलिंग गलत हो रही है, आप सही कर लेंगे, कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिया गया है। यानी कि कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि मैंने यहाँ पे 1773 में एक बोर्ड बनाया था, जिसको हम क्या बोल रहे थे आपका, अभी तो हमने यहाँ पे एक नया फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड करा है, उससे पहले हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मेशन करा था। तो यहाँ पर हमने एक और बोर्ड बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में ये दोनों पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर कर दिया गया है कि वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा एंड डायरेक्ट करेगा ऑल ऑपरेशंस को, किसमें, सिविल और मिलिट्री के जितने भी यहाँ पे प्रोविजंस होंगे उनको यहाँ पे देखेगा कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और अगर हम बात करेंगे
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो हमने बनाया था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है यहाँ पे मेनली कॉमर्शियल फंक्शंस को देखेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो अलग अलग बॉडी बना दी हैं जो अलग अलग फंक्शंस को देखेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे कंपनी की जो जितनी भी टेरिटरीज थी उनको अब क्या बोला गया है, ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया है, यानी कि वो किसके अंदर हैं, ब्रिटिश के डोमिनियन के अंदर आ रहे हैं। काइंड ऑफ आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो उनका क्राउन का मतलब क्राउन के रिस्पेक्ट में उन्होंने अपने अंडर हेल्ड करे हुए हैं, किसने, कंपनी ने। तो ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर उसके बाद है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्या इट स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट रोल या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स। यहाँ पे और ज़्यादा सख्ती करी गई है उनके कामों के ऊपर, देखने के ऊपर इनको और ज़्यादा सख्ती बरती गई है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ पावर्स चाहिए। काउंसिल ने जो यहाँ पे पावर्स, क्योंकि हमने याद करेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 मेंबर्स की काउंसिल थी, तो ये बोलते हैं कि जो गवर्नर जनरल बनूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पावर्स चाहिए कि अगर इन केस यहाँ पे कोई भी डिसीजन अगर हम लेते हैं तो मेजॉरिटी की तरीके से लेते हैं कि जो मेजॉरिटी बोलेगी वो होगा। तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपनी ओवरराइडिंग पावर्स चाहिए कि यानी कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं चीज़ अप्लाई करवा सकूँ। तो यहाँ यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि क्या ओवरराइडिंग पावर्स जितने भी अब गवर्नर जनरल आएंगे उनको यहाँ पे दी जाएंगी। तो मोर पावर्स एंड कंट्रोल टू द गवर्नर जनरल, जिसको अभी हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही बोल रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे कंपनी के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ये बोला गया कि इनकी अपनी ट्रेड मोनोपोली जो ये चलाते हैं, यानी कि और कोई कंपनीज का आना जाना या कोई भी चीज़ होती है तो वो अकॉर्डिंगली यही कंपनी अभी डिसाइड करती थी, तो वो अभी तक इनके पास वो मोनोपोली रहेगी कि किस तरीके से इनको ट्रेड करना है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हमने मेंबर्स बनाए थे वो इंडियन रेवेन्यू से इनको पे करा जाएगा, इनकी सैलरी जो है वो इंडियन के रेवेन्यू से ही दी जाएगी। तो दीज आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट। ओके, इसके बाद हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने देखा है कि इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या हुआ था कि आपको कंपनी को साथ साथ जो भी मतलब एक कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही है उसके अलावा कोई भी अगर कंपनी यहाँ पे वर्क करती थी तो उसके लिए यहाँ पे उसको प्रोविजन सेट करती थी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि ट्रेड मोनोपोली जो है कंपनी की, यानी कि जो उनकी मनमर्जी चलती थी वो खत्म होने लग गई है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी भी टी में, यानी कि टी का जो ट्रेड है, चाय का जो व्यापार है, उसमें इनकी मोनोपोली चलेगी और चाइना में इनकी मोनोपोली अभी भी वर्क करेगी। सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं कि अदर सेक्शंस में या अदर एरियाज में इंडिया में जो इनकी मोनोपोली है वो यहाँ पे अबॉलिश कर दी गई थी। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे अलाउ कर दिया था कि वो यहाँ पर आएँ, अपने अपने रिलीजन का यहाँ पे विस्तार करें। उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड देखने को मिलता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इट ऑल्सो ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्स। तो दीज आर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी हमें सेंट्रलाइजेशन होता हुआ और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेजर जो थिंग है वो ये हुई है कि पहले हम इसके पढ़ लेते हैं प्रोविजन। द सेंट्रलाइजेशन गॉट स्ट्रेंथेंड बाय मेकिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रिमेंबर दिस थिंग। अभी तक हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिनको बोल रहे थे, अब उनको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। और इनके अंदर हमने सिविल और रेवेन्यू पावर्स दे दी थी। यानी कि जो हमने देखा था कि मद्रास और यहाँ पे बंगाल, बिहार की जो प्रोविंसेस थे बेसिकली वो उनके अंदर सबऑर्डिनेट हो गए थे, तो और ज़्यादा यहाँ पे सिविल की भी और रेवेन्यू की पावर्स भी इनके अंदर हमने दे दी थी। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट वन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट, जिनको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो है वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अब क्या हो गया था कि इनफैक्ट लेजिस्लेटिव जो पावर्स थी वो भी इनकी ले ली गई थी
और ये कौन देख रहा था? अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही देख रहा था, रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। एंड इट अटेम्प्टेड ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज सिलेक्शन टू ऑल इंडियंस। हाउएवर रिमेंबर द वर्ड अटेम्प्टेड, जो इन्होंने यहाँ पे कोशिश करी थी कि क्या यहाँ पर एक वो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो सारे इंडियंस के लिए और सारे लेवल्स पे यहाँ पे खोला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हमारी फॉलो नहीं करवा पाए थे। तो ये सारे प्रोविजंस हमने 1833 के देखे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो चार्टर एक्ट का हमारा लास्ट सीरीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है और उसके बाद जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन की वो इसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, अंडर क्राउन ले लेती है, और इसलिए इसके बाद से जितने भी हम एक्ट पढ़ेंगे वो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका लास्ट सीरीज रहता है चार्टर एक्ट का, तो ध्यान देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 1853 का एक्ट, प्लीज़ डू रिमेंबर, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि 1773 के एक्ट में हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी और चार्टर एक्ट के 1853 वाले एक्ट में हमने यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना शुरू करा था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए यहाँ पे जब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दोबारा से बनी तो इन्होंने सेपरेट कर दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किसकी? गवर्नर जनरल की। उसके बाद हम बात करेंगे कि इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स। अब जब काउंसिलर्स हैं तो मेंबर्स भी इसमें ऐड करे जाएंगे, तो यहाँ पे 6 एडिशनल मेंबर्स को हमने ऐड करा है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और इन्होंने यहाँ पर जो हमने पीछे वाले एक्ट में हमने अटेम्प्ट किया था एंड फाइनली इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। एंड इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल, ठीक है। इन्होंने अभी हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने हर बार जितने भी एक्ट पीछे आए थे तो ये हर बार कितने सालों के लिए कंपनी रूल को हम एक्सटेंड करते हैं ये वो बताते थे, लेकिन इस वाले एक्ट में दे हैव नॉट मेंशन द ईयर कि कितने सालों तक के लिए हम कंपनी रूल को एक्सटेंड कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने यहाँ पे बोला गया है कि हाँ अभी भी हम लोग यहाँ पे कंपनी रूल को ही एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पे अलग अलग जितने भी आप कह सकते हैं मेंबर्स रहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो यहाँ पे अपॉइंट करे गए थे कहाँ से? मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल एंड आगरा की आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से यहाँ पे ये लोग क्या करे गए थे, आप कह सकते हैं कि इनका यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला हुआ था। तो यहाँ पे ये सारे इसके मेजर प्रोविजंस हैं जो हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में पढ़ने हैं और हमें याद रखने हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम यहाँ पे डील करेंगे क्राउन रूल के अंदर हमने कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ पे ऐड करे हैं देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट में आप कनेक्ट हुईगा और हम उसमें देखेंगे कि क्राउन रूल के अंदर कौन कौन से मेजर प्रोविजंस हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है। थैंक यू।